When a body is in motion because of application of a force, then if the force is considered or the force which is responsible for the motion is also taken into account, then we say that the body is in kinetics, or we can say that the analysis is known as kinetics of the body. So first of all, kinetics में हम बात करेंगे impulse and momentum of a body की. मान लीजिए this is a body suppose and a force is applied on it, then the body will move in this direction, in the direction of the force with the acceleration suppose a. Let the mass of the body is m, और ये हमेशा होगा जब कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से मूव कर रही होगी. देन what is momentum? Momentum is denoted by small p and which is equal to m into velocity of the body. Suppose this body is moving with v velocity, so mass into velocity के प्रोडक्ट को बोला जाता है momentum of the body. तो whenever a force is applied, there is always a change in momentum of the body. Because जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि या तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, और हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में आ जाए. तो इन तीनों केसेस में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज चेंज इन मोमेंटम. बिकॉज मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. यानी कि F is directly proportional to rate of change of momentum, d upon dt mb. This is the second law of Newton. यानी कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा किसी बॉडी के मोमेंटम की रेट जो चेंज होने की है वो उतनी ज्यादा रहेगी. तो अगर यहां से देखें तो इट विल बी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dB अपॉन dt बिकॉज m इज कांस्टेंट, और यहां से हमें देखने को मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a. अगर किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया जाता है तो वहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम F इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज ए कांस्टेंट. मान लीजिए हम बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो मास बॉडी का है वो 1 kg है, and suppose it is producing 1 meter per second square acceleration, then k will be 1. So we can say that F equal to ma. So this is a relation which is used to calculate the acceleration of the body. उसके बाद अगर इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से देखा जाए, सपोज अगेन कांस्टेंट को हम 1 लिखें तो F विल बी m dv by dt, और विच इज इक्वल टू d अपॉन dt mb. mb होता है बॉडी का मोमेंटम, तो हम यहां बोल सकते हैं कि F इक्वल टू, और d अपॉन dt रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम में होने वाले रेट ऑफ चेंज को, तो हम यह बोल सकते हैं इट विल बी d अपॉन dt p, और इट विल बी F पी एफ माइनस पी आई अपॉन t. मान लीजिए t टाइम में बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसका फाइनल मोमेंटम पी एफ है और इनिशियल मोमेंटम पी आई है, तो इट विल बी पी एफ माइनस पी आई, and hence ये F है, सॉरी F, and hence F will be m vf minus vi, where vf is the final velocity and vi is the initial velocity divided by t. तो यहां से हमें रिलेशन मिलेगा F into t इक्वल टू डेल्टा p, और वी कैन से mvf minus mvi. तो ये हमें यहां जो F into t का टर्म मिल रहा है, दिस इज नोन एज इम्पल्स ऑफ द बॉडी I, और डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम. सो बेसिकली किसी बॉडी के मोमेंटम में होने वाला चेंज
उस बॉडी पे अप्लाई होने वाले इंपल्स के इक्वल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बॉडी पे लगने वाला जो इंपल्स होगा F इंटू टी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि PF माइनस PI, और विच इज इक्वल टू MVF माइनस MVI, where VF is the final velocity and VI is the initial velocity of the body. Now suppose a system of forces is there, and if net force on the system is 0, net force, or we can say external force on the system is equal to 0, हम बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अगर इस F को 0 कर दिया जाए तो यहां से हमें मिलेगा 0 इक्वल टू PF माइनस PI, और विच इज इक्वल टू MVF माइनस MVI, तो it means PF equal to PI, or we can say that MVF equal to MVI. ये एक्सप्रेशन हमें बता रही है कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो किसी सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m1 है सपोज, और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है इस तरीके से, और मान लीजिए कि ये किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड कर जाती है, एक बॉडी, सेकंड बॉडी जिसका मास m2 है और विच इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 सपोज। दोनों वेलोसिटी में दोनों बॉडी में जब कोलिजन होता है तो उसके बाद मान लेते हैं कि m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो यहां पे अगर इन दोनों बॉडी को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया जाए, कर लिया जाए तो कोलिजन में जो भी कुछ हो रहा है वो सिस्टम के इनसाइड हो रहा है, हम आउटसाइड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हेयर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इज ऑल्सो अप्लाइड, एंड वी कैन से दैट the momentum before collision is equal to momentum of the system after collision. So momentum before collision is m1 u1, which is the momentum of first body, plus m2 u2, which is the momentum of second body, and this will be equal to m1 v1, momentum of first body after collision, plus m2 v2, momentum of the second body after collision. So this is the law of conservation of momentum, which will be used in certain numericals. Let us take an example. Two blocks, suppose A and B, having mass m1 and m2, are connected by the ends of an weightless string which is passing over a frictionless pulley. Suppose m2 is greater than m1, and then the pulley will move like this, and we have to calculate the acceleration of these two blocks. So simply we will use the concept net force equal to ma, as we have done these type of problems in the intermediate level. So m2 is greater than m1, that's why the m1 block will go upward with some acceleration a, and the m2 block will move downward with some acceleration a. Acceleration of both the blocks will be same. So let tension in the string is T. So it is T, T, this is T, and this is also T. So for first block m1, the equation will be net force in the direction of motion is T minus m1g, and this is equal to m1a. For second block m2g, because it is moving downward, minus T equal to m2a.
on addition of these two equation we will get m2 minus m1 g इक्वल टू m1 प्लस m2 a, और यहां से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विल बी m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी जाए आइदर 1 और सेकंड में, तो टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 into g. So this is the value of acceleration and tension when the two blocks are connected by a string and passing over a pulley.